नमस्कार दोस्तों, पीएच टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएचटी के अंतर्गत भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 हल करेंगे, जो कि घटना चक्र से फ्रेंड्स इसमें प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा भूगोल का, वो हमारा है अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। विध्वंसकारी बलों के प्रमुख कारकों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? प्रवाही जल, हिम, पवन या सूर्यताप। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 1 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यताप। ठीक है, विध्वंसकारी बलों के प्रमुख कारकों में हम सूर्यताप को नहीं शामिल करेंगे, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 को। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। अनाच्छादन किस साधनों की सक्रियता में आप किस कारक को शामिल नहीं करेंगे? सूर्यताप, वर्षा, पृथ्वी का घर्षण या गुरुत्वाकर्षण। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 2 है, इसका भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। स्थैतिक प्रक्रम का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है स्थैतिक प्रक्रम का? चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूट फूट से, चट्टानों को अपने स्थान पर बनने से, या चट्टानों के अपने ही स्थान पर चूड़ बनने से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, स्थैतिक प्रक्रम का जो अभिप्राय है, देखिए इसी तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। आसान प्रश्न जो आप लोगों के 10+2 के एग्जामों में पूछे जाते हैं उस तरह से नहीं एग्जाम में इस बार पूछने वाला है, क्योंकि ये टीएसटी का एग्जाम है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को प्रश्नों की भाषा आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर जो 2 है, इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं क्या है हमारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूट फूट से। ठीक है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्थैतिक का मतलब होता है फ्रेंड्स स्थिर रहना। ठीक है, क्या होता है स्थैतिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? स्थिर रहना, यानी चट्टान अपने ही स्थान पर क्या करती हैं? टूटती फूटती, कहीं इधर उधर नहीं। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बृहद क्षरण किस प्रक्रम का परिणाम है? बृहद क्षरण मतलब बहुत ज्यादा क्षरण, किस प्रक्रम का क्या है परिणाम होता है? स्थैतिक का, गतिशील का, अपक्षय का या अनाच्छादन का। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 4 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बी राइट आंसर हो जाएगा, गतिशील। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बृहद क्षरण का जो प्रक्रम है, प्रक्रम के परिणाम का जो परिणाम होता है वो हमारा क्या होता है? गतिशील होता है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, अपक्षय की प्रक्रिया अपक्षय की क्रिया होती है किससे? रासायनिक अपघटन से, या भौतिक अपघटन से, ठीक है, या प्राकृतिक अपघटन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर जो 5 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक अपघटन से। जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है वह रासायनिक अपघटन से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। रासायनिक प्रक्रम में आप किस तत्व को शामिल नहीं करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को, वनस्पति को, जल को, या जीव जंतु को। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 7 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रासायनिक प्रक्रम में आप कार्बन डाइऑक्साइड जो तत्व है इसे आप शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अपक्षय की तीव्रता में आप किस कारक को शामिल नहीं करेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, अपक्षय की तीव्रता में आप किस कारक को नहीं शामिल करेंगे? ए है शैल संगठन, बी भूमि का ढाल, सी वनस्पति, या डी ताप। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ताप। ठीक है, क्या हो जाएगा? ताप हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, लिखा है लॉन्गर द पीरियड डीपर द वेदरिंग। ठीक है, एक अंग्रेजी में शब्द दिया है लॉन्गर द
पीरियड डीपर द वेदरिंग, यह जो कथन है किससे संबंधित है? ठीक है, समय से, भूमि के ढाल से, वर्षा से या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 9, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लॉन्गर द पीरियड डीपर द वेदरिंग, ये जो कथन किससे संबंधित है? तो मुझे लगता है कि आप लोग गेस कर चुके होंगे, यह जो कथन हमारा समय से संबंधित है। ठीक है, किससे? समय से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, अपक्षय यानी शैलों के विघटन में आप किस कारक को शामिल नहीं करेंगे? भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक या मानव कारक? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 10 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानव कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा? मानव कारक, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपक्षय यानी शैलों का जो विघटन होता है, आप जो है यानी हम इस कारक को किस कारक को मानव कारक है, इसे आप शामिल नहीं करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 11, अपक्षय के भौतिक कारकों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ठीक है, भौतिक कारकों की बात आई है, तो सूर्य ताप, जल, तुषार या मानव? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11 है जो कह रहा है कि अपक्षय के भौतिक कारकों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? 4 ऑप्शन है, सूर्य ताप, जल, तुषार या मानव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी हमारा हो जाएगा मानव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन डी मानव। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, इनमें अपक्षय के लिए कौन सा तत्व आप रासायनिक कारक में शामिल नहीं करेंगे? किसे? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन को या हीलियम को? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 12 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? हीलियम। ठीक है, हीलियम वायुमंडल में पाई जाने वाली क्या है फ्रेंड्स? गैस है, जो कि अपक्षय के काम में नहीं आती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? वायुमंडल में, इसलिए अपक्षय के काम में ये नहीं आती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, अपक्षय के लिए जैविक कारक में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? वनस्पति, जीव जंतु, मानव या कीड़े मकोड़े? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अपक्षय के लिए जो जैविक कारक होता है, इसमें आप कीड़े मकोड़े को नहीं शामिल करेंगे। किसे? कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कीड़े मकोड़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा वर्ग अपक्षय के विभाजन के लिए उपयुक्त नहीं है? भौतिक, जैविक, रासायनिक या प्राणीवर्गीय? तो बहुत अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर जो 14 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जैविक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैविक। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, शैलों का भंजन किस कारक द्वारा नहीं होता है? वर्षा, जल, ताप या वायु? तो प्रश्न नंबर जो 15 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शैलों का जो भंजन होता है फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शनों में से हमारा वायु द्वारा नहीं होता है। किससे? वायु द्वारा नहीं होता है, बाकी वर्षा के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी, ताप के द्वारा। ठीक, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वायु। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, अपपत्रण की क्रिया किन प्रदेशों में होती है? हिम, उष्ण प्रदेश, तटीय प्रदेश, उपयुक्त में से सभी जगह? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 16 है, अपपत्रण की जो प्रक्रिया होती है यह हमारा उष्ण प्रदेशों में होती है। कहाँ पे होती है? उष्ण प्रदेशों में होती है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का उष्ण प्रदेश। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, पत्रकण कहते हैं जब, ठीक है, पत्रकण कहते हैं जब, कब कहा जाता है? सेल टूटने लगती हैं, सेल की ऊपरी परत पृथक होने लगती हैं, सेल का चूड़ जमने लगता है या उपयुक्त में से किसी को नहीं? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 17 है, जब सेल की ऊपरी परत क्या होती है? पृथक होने लगती है, तो उसे पत्रकण कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्रकण। जब सेल की ऊपरी परत पृथक होने लगती है उसे हम लोग पत्रकण कहते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, अपदलित गुंबद मिलते हैं, ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं? समुद्रों में, मरुस्थलीय भागों में, मानसूनी क्षेत्रों में, हिम क्षेत्रों में? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 18 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अपदलित जो गुंबद हैं यह मरुस्थलीय भागों में मिलते हैं। कहाँ पे? मरुस्थलीय भागों में मिलते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा जो दिया है मरुस्थलीय भागों में, यही राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। जब वर्षा का जल सेल से अनेक अम्ल और कार्बनिक पदार्थों को घोल लेता है और उस घोल से जब नया रासायनिक मिश्रण उत्पन्न होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? एक बार प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब वर्षा का जल सेल से अनेक अम्ल और कार्बनिक पदार्थों को घोल लेता है और उस घोल से जब नया रासायनिक मिश्रण उत्पन्न होता है तो वह क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस कहलाता है, हाइड्रेशन कहलाता है, या ऑक्सीकरण कहलाता है, या कार्बोनेटीकरण कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस कहलाता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। जल के साथ लवण का मिश्रण होने से कुछ अम्ल तथा क्षार निर्मित होते हैं, क्रिया कहलाती है। ठीक है, जल के साथ लवण का जब मिश्रण होता है तो कुछ अम्ल तथा कुछ क्षार उसमें निर्मित होते हैं, मिले होते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर जो बी है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्रिया हमारी क्या कहलाती है? हाइड्रेशन कहलाती है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रेशन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 21। मृतिका उत्पन्न होती है, ठीक है, किससे? जल अपघटन से, जल संयोजन से, सिलिका पृथक्करण से, या ऑक्सीकरण से? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 21 से बहुत अच्छा प्रश्न है। जो मृतिका होती है ये किससे उत्पन्न होती है? तो यह हमारी जल संयोजन से उत्पन्न होती है। किससे? जल के संयोजन से, यानी बी ऑप्शन जो दिया है जल संयोजन, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। सेल द्वारा जल सोखने पर उसके आयतन में क्या होती है? सेल द्वारा, अगर सेल मतलब चट्टान, अगर जल सोखती है तो उसके आयतन में क्या होते हैं? तो मुझे लगता है सभी लोग समझ चुके होंगे कि इसका आंसर देखते ही। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कमी होती है, वृद्धि होती है, घनत्व में कमी होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 22 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आयतन में उसके वृद्धि होती है। क्या होता है? आयतन में उसके वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब सेल जल सोखती है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। खनिजों में ऑक्साइड होता है, ठीक है, खनिजों में ऑक्साइड होता है, किससे? ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन से, या हीलियम से? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 23 है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा खनिजों में जो ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण होता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 24। लोहे के ऊपर जंग लगती है, बहुत अच्छा प्रश्न। लोहे के ऊपर जंग क्यों लगती है? ऑक्सीकरण से, कार्बोनेटीकरण से, जल अपघटन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो विज्ञान वाले जो होंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स वाले, वो तो मुझे लगता है कि इसका प्रश्न को पढ़ते ही समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, कहीं भी जब जंग की बात आए लोहे, किसी भी लोहे में, तो आप ऑक्सीकरण ऑप्शन को ही ट्रिक मारेंगे। ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण के कारण लोहे के ऊपर क्या होता है? जंग लगता है, ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्राणी वर्गीय अपक्षय में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? जीव जंतु को, वनस्पति को, मानव को, या कीड़े मकोड़े को? प्रश्न कह रहा है कि प्राणी वर्गीय अपक्षय में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्राणी वर्गीय जो अपक्षय होता है उसमें आप कीड़े मकोड़े को नहीं शामिल करेंगे। ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, ठीक है, ये प्राणी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, तो इसलिए आप कीड़े मकोड़े को शामिल नहीं करेंगे। किसके अंतर्गत? प्राणी वर्गीय अपक्षय में, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। आवरण प्रस्तर कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न। आवरण प्रस्तर किसे कहते हैं? अपक्षय द्वारा असंगठित पदार्थों को, अपक्षय द्वारा क्षण पदार्थों को, सेल चूड़ को, सेल विघटन को। तो आवरण जो प्रस्तर होता है फ्रेंड्स, यह हमारा अपक्षय द्वारा जो संगठित पदार्थ होते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्या? आवरण प्रस्तर। ठीक है, क्या कहा जाता है? आवरण प्रस्तर, अपक्षय द्वारा संगठित पदार्थ को, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। सेल खंडों को, सॉरी फ्रेंड्स, सेल खंडों को खिसकाने में
मुख्य योगदान है। ठीक है, सेल के जो खंड होते हैं उनको खिसकाने में जो मुख्य योगदान होते हैं किसका होता है? गुरुत्व शक्ति का, भूमि ढाल का, वर्षा जल का, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर तो सभी लोगों को पता हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 27 का, सेलों के जो खंडों में खिसकाव होता है, यानी सेलें जब अलग होती हैं टूट के, तो उनके अंदर क्या होता है? गुरुत्व शक्ति होती है, जिनके कारण क्या होता है? वे अलग होने लगती हैं, खिसकने लगती हैं, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि उपयुक्त सभी, तो नहीं, भूमि के ढाल के कारण उनके खंडों में खिसकाव नहीं होता है। ठीक है, उनके अंदर गुरुत्व शक्ति के कारण क्या होता है? सेलें एक दूसरे से अलग होने लगती हैं, खिसकने लगती हैं। ठीक, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है? भग्न शैल चूर्ण जब तलहटी में एक ढेर के रूप में एकत्रित होता है तो डॉट डॉट है, क्या कहलाता है वह? ठीक है, भग्न शैल चूर्ण जब तलहटी में एक ढेर के रूप में एकत्रित होती हैं तो वह क्या कहलाता है? भग्नाश्म राशि, टालस शंकु, शैल मलबा, या मदानी भाग। तो फ्रेंड्स, वह हमारा भग्नाश्म राशि कहलाता है। जब भग्न शैल चूर्ण जब तलहटी में एक ढेर के रूप में एकत्र हो जाती हैं तो वह भग्नाश्म राशि कहलाती हैं, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है? बृहत क्षारण में आप किस वर्ग को शामिल नहीं करेंगे? मंद व तीव्र व अति तीव्र व या स्थिर व। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 29 है बहुत अच्छा प्रश्न है। बृहत क्षारण में आप, यानी बहुत जहाँ क्षारण हो तो आप उसके अंतर्गत किसे शामिल नहीं करेंगे? 4 ऑप्शन है, मंदवा, तीव्रवा, अति तीव्रवा, स्थिरवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो स्थिरवा है इसे आप शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत? बृहत क्षारण में। ठीक है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्थिरवा। ठीक है, तो देखिए बृहत क्षारण का मतलब हो गया कोई भी उसमें वाह होना चाहिए। ठीक है, अगर मंद वाह धीरे धीरे भी चल रही है तो भी तीव्र है तो वो तो चल, उसके कारण तो होगा ही। अति तीव्र है तो उसके कारण होगा, लेकिन स्थिर है तो उससे तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्षारण कोई, तो यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? मंदवाह की क्रियाएं अधिकतर होती है। ठीक है, मंदवाह की क्रिया अधिकतर कहाँ होती है? मानसूनी प्रदेशों में, उपध्रुवी प्रदेशों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में, समुद्र के किनारे। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मंदवाह जो प्रक्रिया होती है वह क्रिया वह उपध्रुवीय प्रदेशों में होती है। कहाँ पे? उपध्रुवीय प्रदेशों में होती है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कौन सी प्रक्रिया तीव्र वाह में शामिल नहीं है? भूमि वाह, पंख वाह, चादर घुलन, भूमि सर्पण। ठीक है, सर्पण। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 32 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि सर्पण। ठीक है, यह तीव्र वाह में शामिल नहीं हो सकता, भूमि सर्पण। बाकी जो भूमि वाह, पंख वाह, चादर घुलन है ये उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 33। अति तीव्र वाह में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? मलबा स्खलन, मलबा पात, शैल स्खलन, या चादर घुलन। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 33 है, जो अति तीव्र वाह होता है उसके अंतर्गत सॉरी फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत आप लोग जो चादर घुलन है ये शामिल नहीं करेंगे। किसको? चादर घुलन को। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा है वेदिकाएं मुख्यतः बनते हैं। ठीक है, वेदिकाएं मुख्यतः कहाँ पे बनते हैं? मंदवाह से, तीव्रवाह से, अति तीव्रवाह से, या उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 34 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वेदिकाएं जो तीव्रवाह के कारण बनती हैं। किसके कारण? तीव्रवाह से बनती हैं, तो यानी बी ऑप्शन जो दिया हमारा तीव्रवाह, ये राइट आंसर हो जाएगा, तीव्रवाह, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 35। क्षत चिन्ह बनते हैं। ठीक है, क्षत चिन्ह बनते हैं किससे? मंदवाह से, तीव्रवाह से, अति तीव्रवाह से, उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अति तीव्रवाह से। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अति तीव्रवाह से हमारा क्षत चिन्ह बनते हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है भौतिक अपरदन में आप किस क्रिया को शामिल नहीं करेंगे? अपघर्षण, सन्निकर्षण,
अपवाहन, जल संयोजन। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा जल संयोजन। ठीक है, भौतिक अपरदन में आप जल संयोजन को नहीं शामिल करेंगे, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। ठीक, अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भौतिक अपरदन में आप किस क्रिया को शामिल करेंगे? जल अपघटन, जल संयोजन, जल गति क्रिया, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा जल गति जो क्रिया है यह भौतिक अपरदन में आप सॉरी फ्रेंड इससे भौतिक अपरदन में आप लोग शामिल करेंगे। ठीक है, किससे? जल गति क्रिया को। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 39, प्रवाहित पदार्थों के परस्पर रगड़ कर क्षीण होने की क्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? अपघर्षण, सन्नी घर्षण, अपवाहन, जल गति क्रिया। प्रश्न नंबर 39। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा फ्रेंड्स कि एक ही जैसे सभी प्रश्न है, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ऐसे प्रश्नों को लिया ऐसे टॉपिक से, तो एक ही टॉपिक है तो उसमें घुमा के प्रश्न पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि एकदम साधारण से प्रश्न पूछें। प्रश्न के अंदर प्रश्न बन जाता है फ्रेंड्स, उत्तर के अंदर प्रश्न बनता है, तो आपको हर तरह के प्रश्नों को एक बार चेक कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 39 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जल गति क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स, और ये इस प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हो सकता है यह प्रश्न आप लोगों को कुछ अलग तरीके से देखें, नया दिखे, लेकिन आप इसे एक बार चेक करिए, देखते हैं आंसर आप लोग दे पाते हैं कि नहीं। तो प्रश्न देखते हैं, पवन द्वारा उड़ाए गए बारीक रेत के कण कहलाते हैं? पवन द्वारा, आप लोग सोच रहे हैं कि पवन सभी लोग जानते हैं कि हवा द्वारा जो उड़ाए गए बारीक यानी बालू के जो बारीक कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी जब हवा चलती है जो बालू के कण छोटे छोटे कण होते हैं वो उड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? अपवाहन, लोयस, अपपत्रण, अनाच्छादन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो वह हमारा अपवाहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवाहन कहलाता है। पवन द्वारा जो बारीक रेत के कण उड़ाए जाते हैं यानी उड़ जाते हैं हवा में, वह हमारे अपवाहन कहलाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 40 का। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा इस प्रैक्टिस सेट का। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 41, हिमानी द्वारा बहाए गए शिलाखंड कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? मोरेन, उत्पादन, सन्निकर्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 41 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी उत्पादन। ठीक है, हिमानी द्वारा जो बहाए गए शिलाखंड होते हैं वह उत्पादन कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें कुछ नए नए शब्द आपको देखने को मिले होंगे, हो सकता है आप लोग समझे होंगे कि ये इस तरह के प्रश्न क्या आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो फाइट टफ है, टफ इसलिए है क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया टीजीटी में, पीजीटी में तो इंटरव्यू है, तो उनके लिए भी जो डीप प्रश्न होते हैं वहीं से प्रश्न बनेंगे। नॉर्मल प्रश्न 2-4-10 प्रश्न तो होंगे ही, सभी के लिए होंगे, वो तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जो अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे डीप प्रश्न गहराई से, उसे जो कर लेगा तो समझिए उसका सिलेक्शन पक्का है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।